नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की विशेष सीरीज में आज हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। पहला मॉडल पेपर रहेगा, इसमें हम 30 से 35 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के। ये सारे के सारे प्रश्न पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, इनके आगामी परीक्षाओं में दोबारा से आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। इससे पहले हमने वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा का पेपर आपको सॉल्व करवाया था और उसमें आपने देखा था कि इतने सारे प्रश्न रिपीट हुए थे। इससे पहले यूपी पीसीएस का पेपर भी करवाया था, तो उसमें आपने देखा कि कितने सारे प्रश्न यूपी पीसीएस से आयोग के द्वारा उठाए गए हैं वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा में। और यही होता है, आयोग की हमेशा से टेंडेंसी रहती है कि वो अपने प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है। तो इस मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करके जाएं। आगामी समय में हम आपको कई सारे मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। इन मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करें, इससे सेल्फ असेसमेंट होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। वीडियो, वीपीडीओ, लोअर पीसेस सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, सितंबर 1992, सितंबर 1993, अक्टूबर 1993 या फिर नवंबर 1994। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, अक्टूबर 1993 में जोशीमठ से जो औली रोपवे है उसको शुरू किया गया था। इसकी लंबाई है 4.15 किलोमीटर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो वो है 15 किलोमीटर, लेकिन जो रोपवे की लंबाई है वो है 4.15 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या फिर मंदाकिनी? इसका राइट आंसर क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी वही नदी है जिसमें जून 2013 में बाढ़ आई थी और केदारनाथ में भारी तबाही मची थी। ठीक है, ये जो मंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, मंदाकिनी केदारनाथ के पास मंदरांचल, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप चाहें तो मेरे संग लिख सकते हैं, मंदराचल श्रेणी के हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो ये आप याद करना कि जो केदारनाथ के पास मंदराचल श्रेणी और जो ग्लेशियर है वहां से मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर यानी कि विशाल बद्री मंदिर, ये कहां पर अवस्थित है? चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या फिर उत्तरकाशी में? तो इसका राइट आंसर है चमोली में। यह हमारे देश के 4 धामों में से एक है। उत्तराखंड के 4 धाम में से तो एक है ही, लेकिन जो देश के 4 धाम है उनमें से एक मंदिर है बद्रीनाथ। ओके, और जो बद्रीनाथ है ये कहां पर अवस्थित है? चमोली में अवस्थित है। यहाँ पर नर और नारायण नामक के 2 पर्वत हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उनकी श्रेणियों के पार्श्व में ये मंदिर स्थित है। बहुत सारे प्रश्न बद्रीनाथ से रिलेटेड आते हैं, लेकिन फिलहाल बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है इतना आप जान लीजिए, चमोली में। इससे आगे भी कई सारे प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? पंच केदार, पंच केदार में दोस्तों कौन कौन से मंदिर आते हैं? कल्पेश्वर आता है, रुद्रनाथ आता है, तुंगनाथ आता है, मद महेश्वर आता है और केदारनाथ आता है। ठीक है, लेकिन विश्वनाथ इसमें नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, विश्वनाथ कहाँ पर अवस्थित है? विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, और ये जो मंदिर है उस समय जो गढ़वाल नरेश थे सुदर्शन शाह, उनकी पत्नी थी महारानी खनीती। ठीक है, कौन थी? महारानी खनीती। इनके द्वारा इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया गया था, विश्वनाथ मंदिर। तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। मैं थोड़ा सा आपको पंच केदार के बारे में बता दूं। देखिए, पंच केदार में जो 3 केदार हैं, 3 केदार ये रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। ठीक है, जो 3 केदार हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। तुंगनाथ, इसके अलावा मद महेश्वर और केदारनाथ। ठीक है, ये 3 केदार रुद्रप्रयाग के अंदर अवस्थित है। बाकी के जो 2 बचेंगे यानी कि कल्पेश्वर, ठीक है, और रुद्रनाथ, ये दोनों के दोनों चमोली में अवस्थित हैं। ठीक है, ये जो पंच केदार हैं इनमें भगवान शिव के अंगों के
विभिन्न भागों की पूजा की जाती है, जैसे कि तुंगनाथ जो कि सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मंदिर है उत्तराखंड में, यहाँ पर शिव जी की भुजाओं की पूजा की जाती है। मद महेश्वर में उनकी नाभि की पूजा की जाती है। केदारनाथ में उनके पार्श्व भाग की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर में उनके जटाओं की, जबकि रुद्रनाथ में उनके मुख की पूजा की जाती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है जो कि कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन किस मंदिर समिति के अधीन है। ठीक है, जो कल्पेश्वर है ये दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बद्रीनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत आता है कल्पेश्वर, बाकी के 3 केदारनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि जो कल्पेश्वर और जो रुद्रप्रयाग है दोस्तों ये कहाँ है, चमोली में है, जबकि ये आपके रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम, कफनी, गंगोत्री या फिर सुंदरढूंगा। तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री। गंगोत्री दोस्तों जो उत्तराखंड है उसका सबसे बड़ा हिमनद है। ये कहाँ पर अवस्थित है, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, अभी ये प्रश्न आया भी था अभी हाल में। ठीक है, तो जो गंगोत्री है ये उत्तरकाशी में अवस्थित है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, देखा जाए तो ये गढ़वाल क्षेत्र का भी सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, तो उत्तराखंड का भी हुआ, गढ़वाल का भी हुआ। ठीक है, जो दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है वो है पिंडारी। ठीक है, पिंडारी, पिंडारी कहाँ पर अवस्थित है, ये है बागेश्वर चमोली में। ठीक है, बागेश्वर चमोली में ये अवस्थित है, जो कि दूसरे नंबर का है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है तो वो होता मिलम। ठीक है, मिलम कहाँ पर है, यह है पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में, मुंशियारी में। तो ये सब चीजें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कफनी भी कहाँ है, बागेश्वर है, और जो सुंदरडूंगा है ये भी कहाँ पर है, बागेश्वर में है। ठीक है, ये सुंदरडूंगा, कफनी, मैक्तोली, ये सारे के सारे जो ग्लेशियर हैं ये बागेश्वर में है। तो ये कफनी बागेश्वर, सुंदरडूंगा बागेश्वर, गंगोत्री उत्तरकाशी, मिलम पिथौरागढ़। अगला प्रश्न वही आ गया, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा है मिलम, जो कि पिथौरागढ़ में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, मसूरी को, औली को, कौसानी को या फिर नैनीताल को। तो महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। दोस्तों मैं आपको बताऊं 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी। ठीक है, गांधी जी भी थे और नेहरू भी थे। ठीक है, एग्जैक्टली बताएं तो 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक। ठीक है, तो ये हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी, इन सब जगहों पर इन्होंने सभाएं की थी। ठीक है, तो कौसानी में प्रवास में रहे थे 12 दिन तक। ठीक है, और इस दौरान गांधी जी ने अनाशक्ति योग, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। ठीक है, अनाशक्ति योग, तो अनाशक्ति योग नाम से इन्होंने गीता की भूमिका लिखी थी, और इसी दौरान इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अगला प्रश्न देखिए, हेमकुंड झील घिरी हुई है 5 पर्वत से, 7 पर्वत से, 8 पर्वत से या फिर 9 पर्वतों से। तो इसका राइट आंसर है 7 पर्वतों से हेमकुंड झील घिरी हुई है। हेमकुंड झील को लोकपाल भी बोला जाता है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है ये, चमोली में। ठीक है, इस झील के किनारे ही सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने तपस्या करी थी। ठीक है, इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा तपस्या की गई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्मण का भी प्राचीन मंदिर है। ठीक है, यहीं से दोस्तों लक्ष्मण गंगा निकलती है, इस झील से लक्ष्मण गंगा। ठीक है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, ये सब प्रश्न आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है, नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम या फिर तवा घाट। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, तवा घाट। ठीक है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है दोस्तों वो KMVN के द्वारा करवाई जाती है, यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है, ये इस यात्रा को आयोजित करवाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है, पिथौरागढ़ से होकर जाती है। कौन सा जनपद, पिथौरागढ़। ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम इसको संचालित करवाता है। नई दिल्ली से शुरू होती है, फिर उत्तर प्रदेश, उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में होते हुए ना फिर धारचूला के तवा घाट तक। ठीक है, फिर उसके आगे फिर आगे भी है, देखिए आगे को क्या होते हैं, सिरखा पड़ता है, सिरखा। ठीक है, फिर बुल्ली, फिर काला पानी, है ना,
ये अभी यहाँ पर प्रश्न होता है कि भाई काला पानी ज़्यादा पास है तो काला पानी होता है राइट आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में पड़ता है तकलाकोट, ठीक है, तकलाकोट। और फिर यहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, कैलाश मानसरोवर, जो कि कहाँ पर अवस्थित है, चाइना में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ पर अवस्थित है। अस्कोट वन्यजीव विहार ये कहाँ पर अवस्थित है। देखिए अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो अस्कोट कहाँ पर है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, कस्तूरी मृग, ठीक है। कस्तूरी मृग जो हमारा राज्य पशु है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कब हुई थी इसकी स्थापना, 1986 में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं 1986 में। पिथौरागढ़ में अवस्थित है, कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थल जहां ऊनी वस्तुएं जैसे कि साल, पंखी, पश्मीना, दुशाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती है, वो कौन सी जगह है। ग्वालदम है, जोशीमठ है, मुंशियारी है या फिर माना है। तो इसका राइट आंसर है मुंशियारी, ठीक है। वहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों, भोटिया, ठीक है। भोटिया जनजाति इन्हीं काम में लगती है ज़्यादातर। वे साल, पंखी, पश्मीना इस टाइप की चीज़ों को बनाते हैं और इसके अलावा उनका निर्यात करते हैं, उनका व्यापार करते हैं, ठीक है। तो ये मुंशियारी में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये आप इसको याद करिए। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता में अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी। तो अभी मैंने आपको बताया कौसानी में, ठीक है, 12 दिन के प्रवास में। इसके बाद अगला देखिए, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं दोस्तों, उनमें से एक कौन है, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ। तो इसका राइट आंसर है केदारनाथ। बद्रीनाथ क्या है, 4 धामों में से एक है देश के, और जो शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक कौन है, केदारनाथ है। केदारनाथ कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी, नैनीताल, कौसानी या फिर रानीखेत। तो इसका राइट आंसर है मसूरी। मसूरी को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, पहाड़ों की रानी बोला जाता है, ठीक है। ये किस हिमालय के अंतर्गत आती है, मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। जिला कौन सा है, देहरादून। और विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भी यहीं होती है, मसूरी में, ठीक है। वो घटना कब होती है, कभी ये भी पूछा जा सकता है कब होती है दोस्तों, वो जनवरी फरवरी के दौरान में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। तो जो पंचप्रयाग हैं उनमें कौन सम्मिलित नहीं है, केशव प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग या फिर नंद प्रयाग। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, वो है केशव प्रयाग, ठीक है। पंचप्रयागों के नाम आपको पता होने चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक के क्रम में देखनी। तो पहला कौन सा होता है, विष्णु प्रयाग है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद आपका कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। यहाँ पर आपकी विष्णु गंगा होती है, बाकी की सहायक नदियां मिलती हुई चली जाती है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। केशव प्रयाग में दोस्तों किस नदी का संगम होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। ये कहाँ पर अवस्थित है, चमोली में अवस्थित है, माणा गांव में, ठीक है, माणा गांव के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है, लेकिन ये पंच प्रयागों के अंतर्गत नहीं आता है। देव प्रयाग में किसका संगम होता है, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यहाँ पर सास और बहू, सास कौन है, भागीरथी, अलकनंदा कौन है, बहू। और यहीं से हमारी जो भागीरथी है वो गंगा बन जाती है, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी का संगम होकर यहीं पर से हमारे भागीरथी का नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। कर्णप्रयाग में किस नदी का संगम होता है, कर्णप्रयाग में आपके अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है, जबकि नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। नंदाकिनी एक ऐसी नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। तो चलो इसके बारे में तो हमने दोस्तों डिस्कस कर ही लिया। ये आपका कौन सा है, केदारनाथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है। तो देखिए पंचप्रयाग कहाँ पर अवस्थित है, किन जिला समूह में अवस्थित है। देखिए मैंने ऊपर से जब बात करी थी, जैसे विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है, वो है चमोली में। इसके बाद जब हम बात करते हैं कर्णप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ही आता है, तो वो रुद्रप्रयाग में ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे
सॉरी दोस्तों, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो कर्णप्रयाग है वो चमोली में है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये इसके अलावा क्या था, नंदप्रयाग, फिर इसके बाद कर्णप्रयाग, ठीक। तो ये तो हो गया आपके चमोली में, ठीक। इसके बाद फिर हो गया रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग तो रुद्रप्रयाग ही हुआ, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा देवप्रयाग जो कि कहाँ पर है, टिहरी में, ठीक। तो कौन सा बनता है, ये बनता है चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी, ठीक है। जो 3 प्रयाग हैं ये आपके चमोली में है, रुद्रप्रयाग अलग हो गया और टिहरी में देवप्रयाग हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के चारों धाम किन जिला समूह में स्थित हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री दोस्तों उत्तरकाशी में अवस्थित हैं, जबकि बद्रीनाथ चमोली में अवस्थित है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ठीक है। तो भाई उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट बैठता है, ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, बद्रीनाथ चमोली में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, तो हमें पता ही है उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से पंच केदारों में से कौन सा रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन से अवस्थित है, अभी मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पर केदारनाथ अवस्थित है, तुंगनाथ अवस्थित है, मद महेश्वरनाथ अवस्थित है, यानी कि ये सभी यहाँ पर अवस्थित हैं, ठीक है। जबकि कल्पेश्वर, ठीक है, और इसके अलावा कौन सा, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ, ये दोनों के दोनों कहां पर अवस्थित हैं, ये चमोली में अवस्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के सभी धामों की सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित धाम है। तो भाई राज्य के सभी चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है दोस्तों, वो है केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ में जो मंदिर है वो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनसे सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन अवस्थित है, केदारनाथ अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है विश्वनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, महेश्वर। तो मैंने अभी आपको बताया कि तुंगनाथ सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, 3680 मीटर की ऊंचाई पर यह अवस्थित मंदिर राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर भगवान शिव के हाथों की पूजा होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है, ये रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ठीक है। ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये चंद्रशिला शिखर है, वहां पर ये अवस्थित है, ठीक है। चंद्रशिला पर्वत शिखर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान, जो खांडव वन है वो कौन था, ठीक है, कौन सी जगह थी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, नैनीताल या फिर चमोली, ठीक। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विद्वानों के अनुसार जो खांडव वन था वो था वर्तमान हरिद्वार, हरिद्वार के क्षेत्र को खांडव वन माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है। काफी अच्छा प्रश्न है, रानीखेत के पास कौन सा मंदिर है। देखिए, कालिका मंदिर, कोटमाई मंदिर, होकारा देवी या फिर गौरा माई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, कालिका मंदिर, ठीक है। जो कालिका मंदिर है वो रानीखेत के पास अवस्थित है। रानीखेत कहाँ पर है दोस्तों, अल्मोड़ा में अवस्थित है, ठीक है। अल्मोड़ा में अवस्थित है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कालिका मंदिर है वो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा झूला देवी मंदिर भी यहीं पर है, ठीक है। भालू बांध, काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं इससे, ठीक है। नागदेव ताल, ये सभी कहाँ पर हैं, रानीखेत में अवस्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है, पंचधाराएं, पंचशिलाएं, पंचकुंड या फिर पंच गुफाएं। अच्छा प्रश्न है, क्या नहीं है यहाँ पर, पंच गुफाएं नहीं है, पंचधाराएं हैं, ठीक है। पंचधाराएं पूछा जाता है कभी कभार, जैसे कूर्म धारा है, प्रहलाद धारा है, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा, ये सारी की सारी पंचधाराएं हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर 5 शिलाएं हैं, गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नृसिंह शिला और वारा शिला। इसी तरह से यहाँ पर पंच कुंड हैं, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, ये सब यहाँ पर पंच कुंड है, लेकिन पंच गुफाएं नहीं है, ठीक है। पंच गुफाएं नहीं, यहाँ पर जो प्रमुख गुफाएं हैं, एक तो है आपकी स्कंद गुफा, ठीक है, गरुड़ शिला गुफा और राम गुफा,
ठीक है, ये 3 यहाँ पर गुफाएं हैं। वैसे देखा जाए तो और भी गुफाएं, लेकिन वो माणा के पास है। ठीक है, माणा के पास में जैसे मुचकुंद गुफा है, गणेश गुफा है, व्यास गुफा है। ठीक, तो ये प्रश्न भी आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ओम पर्वत कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में या फिर पिथौरागढ़ में? तो ओम पर्वत कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, इसको दोस्तों आदि कैलाश भी बोलते हैं, आदि कैलाश। ठीक, तो पिथौरागढ़ में अवस्थित जो ओम पर्वत है इसको आदि कैलाश भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आता है और यहाँ पर दोस्तों पार्वती ताल भी है, पार्वती ताल, पार्वती ताल भी यहीं पर अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? राजाजी, फूलों की घाटी, कॉर्बेट या फिर गोविंद? तो इसका राइट आंसर है कॉर्बेट। जो ढिकाला है वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अभी पेपर जो वन क्षेत्र अधिकारी था उसमें भी ये प्रश्न आया था। ठीक है, अगला देखिए, कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? कुब्जा मृग। ठीक है, कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? तो ये किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? ये है ऋषिकेश का। ऋषिकेश को पहले कुब्जा मृग नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला देखिए, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों वो क्या है? बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कटारमल, पूर्णागिरी, गंगोत्री, बद्रीनाथ? तो ये कहाँ पर है? कोसी कटारमल में। ठीक है, यानी कि अल्मोड़ा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थारू लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं? ठीक, जो राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति नहीं, सबसे बड़ी जनजाति, ये कहाँ निवास करती है? थारू लोग कहाँ पर निवास करते हैं? देहरादून में, उधम सिंह नगर में, पिथौरागढ़ में या फिर चमोली में? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? बोक्सा, भोटिया, राजी या फिर खरवार? इसका राइट आंसर है खरवार। ठीक है, प्रश्न अभी वन क्षेत्राधिकारी में आया था कि भाई जो राजी जाति है, वो जनजाति है, वो उत्तराखंड में या राजी या वनरात ये कहाँ निवास करती है? तो ये पिथौरागढ़ में अब निवास करती है। ठीक है, डेडीहाट साइड। ठीक, तो राजी, भोटिया, बोक्सा, थारू, जौनसारी, ये 5 जनजातियां जो उत्तराखंड में है। खरवार यहाँ की जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? अच्छा प्रश्न है। होली, दीपावली, नागपंचमी या फिर दशहरा? तो इसका राइट आंसर है होली। ठीक है, होली के दिन ये क्या करते हैं दोस्तों? खिचड़ी नृत्य करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका जो प्रमुख त्योहार है ये भी आपको पता होना चाहिए, बजहर। ठीक है, बजहर पूछा जाता है, बजहर किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो बजहर जो नामक त्योहार है ये ज्येष्ठ बैसाख में मनाया जाने वाला त्योहार है और ये थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा दशहरा, होली, दिवाली, ठीक है, ये सभी मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? आपको बताना है नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर या फिर चंपावत। ठीक है, तो किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां रहती हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जनजातियां रहती हैं। ठीक है, थारू लोग क्या होते हैं? सारू सबसे जो बड़ी जनजाति है थारू, वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है जो यहाँ का, वो यहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जनजाति हैं वो यहीं रहती है। इसके अलावा बोक्सा जनजातियाँ भी काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो बोक्सा भी काफ़ी रहते हैं। बोक्सा हालांकि नैनीताल में भी हैं, उधम सिंह नगर में भी हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजातियाँ वो हरिद्वार जिले में रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? भोटिया, बुक्सा, जौनसारी या फिर थारू? तो इसका राइट आंसर कौन है? यह है जौनसारी। ठीक, जौनसारी क्या है? राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। पहला कौन है? थारू,
और ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भी मान सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून आता है तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, ठीक है। और जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय वो कौन है, थारू है, और उत्तराखंड का भी थारू ही है, ठीक। तो जो जौनसारी समुदाय है ये देहरादून में अधिक पाया जाता है, जैसे चक्राता, कालसी, त्यूनी ना, और टिहरी का जो जौनपुर क्षेत्र है यहाँ पर ये पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो देहरादून का जो कालसी, चक्राता और त्यूनी क्षेत्र है उसको जौनसार बाबर क्षेत्र भी बोला जाता है। तो पूछा जाता है जौनसार बाबर क्षेत्र कौन सा है, तो उसमें कालसी, चक्राता और त्यूनी आते हैं, ठीक। तो ये थे दोस्तों 35 प्रश्न। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट लगे होंगे, और आपके आने वाले एग्जाम में भी ये आएंगे। इनसे रिलेटेड प्रश्न भी जरूर पढ़ें, ऐसे ही मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। काम पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करें। गुड बाय।